तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने बात की थी डी कंपनी के ऊपर। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ आज। उसकी जो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है वो चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम मुंबई का ये किस्सा शुरू करें, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट अपने सब देखने सुनने वालों के लिए करनी चाहता हूँ कि कल हम लोग सुबह, हमारी चैनल, हमारा स्टाफ, हम एक मौड़ मंडी इलाका है मानसा के पास पंजाब में, वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल का बुक एग्जीबिशन है, बुक प्रदर्शनी है, किताबों की प्रदर्शनी है। उसमें शिरकत करने के लिए हम मौड़ जाएंगे। वहाँ से दोपहर के समय मूसेवाला के गांव, जो वह गांव का नाम ही मूसा है, मूसे है, वहाँ जाएंगे। और कल शाम को बठिंडा में एक बहुत मिलने जुलने वालों ने एक फंक्शन रखा हुआ है, तो कल शाम और कल की रात बठिंडा में रुकेंगे। परसों शाम तक वापस चंडीगढ़ आएंगे, मोहाली आएंगे। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस इलाके में रहते हैं, तो वो अगर चाहें सुबह के टाइम पे मौड़ गांव शहर में हमें मिल सकते हैं जहां प्रदर्शनी लगी हुई है। और उसके बाद अगर कुछ लोग मूसे गांव के नज़दीक रहते हैं तो वहाँ भी मिल सकते हैं। नहीं, शाम को तो बहुत काफ़ी लंबा समय हम लोग बठिंडा में होंगे, वहाँ पे आप फ़ोन करके मिल सकते हैं। तो ये आपको एक मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको अच्छा लगे तो आप आ सकते हो। तो जारी रखते हैं मुंबई का किस्सा। इस इन्वेस्टिगेशन में एक एक्स एमएलए की मिली भगत सामने आ रही है। और हैरानी की बात यह है कि वो एक्स एमएलए बीजेपी का था, मीरा रोड भाईंदर से, नरेंद्र मेहता। बहुत सालों तक एमएलए रहा वहाँ से, स्ट्रॉन्ग मैन गिना जाता था बीजेपी का। लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है मुंबई पुलिस की एक साबका रिटायर्ड एसीपी इसहाक बागवान का नाम आ रहा है। अब इसहाक बागवान बहुत नामचीन ऑफिसर रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा काम किया है, क्राइम के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। पहले भी 6-7 महीने पहले कुछ एक ज़मीन की खरीदो फरोख्त को लेकर उनके ऊपर सवाल उठे थे। लेकिन अब उनका नाम डी कंपनी से जोड़े जाना चौंकाने वाला है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, इस केस का जो सूत्रधार है, जिसको चलते हुए इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो सूत्रधारों में सबसे बड़ा जो नेटवर्किंग करता था पूरे गैंग की, रियाज भाटी। उस शख्स ने, कहा जाता है सूत्रों के मुताबिक कि उस शख्स ने इसहाक बागवान, एसीपी इसहाक बागवान को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की है। साथ के साथ नरेंद्र मेहता, बीजेपी का साबका एमएलए, और बड़े सेंसिटिव एरिया से, मीरा रोड भाईंदर से, जहाँ पे एक ज़माने में बहुत बड़ा होल्ड भाई ठाकुर गैंग का रहा करता था। वहीं जहाँ पे तातिया मीरा रोड का तातिया बहुत मशहूर था, हमने एक एपिसोड बनाया था, वो 3-3.5 लाख के ऊपर चल चुका है मेरे हिसाब से। तो उन लोगों के होते हुए जब नरेंद्र मेहता जीता था तो लोगों को बहुत हैरानी हुई थी। अब कंट्रोवर्सी उसका पीछा नहीं छोड़ती। 2-1 साल पहले, कोरोना के कुछ समय पहले, एक बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। उस इलाके की एक औरत ने नरेंद्र मेहता के ऊपर शोषण का इल्ज़ाम लगाया था और नरेंद्र मेहता की नग्न अवस्था में वीडियोज़ भी पब्लिक की थी। और तभी बहुत बड़ी बीजेपी को नमोशी का सामना करना पड़ा। अब और कोई इलाज नहीं था और औरत को समझाया बुझाया गया, नरेंद्र मेहता को समझाया बुझाया गया। उसके बाद इस शख्स ने
एक पब्लिक अपॉलोजी जारी की, एक अखबारों में इश्तिहार दे के, पोस्टर लगा के कि मैं अपने इस व्यवहार से शर्मिंदा हूँ, मैं पब्लिकली सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो समय था जब सरकार शिवसेना बीजेपी की थी। बड़े लोगों ने बड़े तरीके से इसको बचाया, बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। माफ़ी मांग ली और ये भी कहा कि मैं आज के बाद किसी भी पार्टी का कोई भी किसी किस्म का ओहदेदार नहीं रहूँगा, मैं कोई पब्लिक पोस्ट नहीं लूँगा, मैं राजनीति से संन्यास लेता हूँ। कितना बड़ा त्याग किया नरेंद्र भाई मेहता ने। खैर, सरकार उनकी थी, बड़े लीडर साथ में थे, बचाव हो गया। उसके बाद दूसरा स्कैंडल आया, आज से कुछ 1 महीने पहले, जब दूसरी सरकार थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने नरेंद्र मेहता और उसकी बीवी के ऊपर 11 करोड़ रुपए का गबन का केस चलाया, महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो। लेकिन फिर आपको मालूम है, राजनेता है पुराना, सबको जानता है, फिर अपना असर रसूख लड़ा के उसने किसी तरीके से वो इंक्वायरी दबा दी। लेकिन अब थोड़े दिनों से ये सब जब अरेस्ट हो रही थी, इनकी प्लानिंग हो रही थी इतने बड़े ऑपरेशन की डी कंपनी के खिलाफ, जिसमें 46 लोग पकड़े गए, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गुर्गे पकड़े गए हैं। उसमें सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं हैं, क्रिमिनल्स को का साथ देने वाले लोग भी पकड़े जा रहे हैं, जो इनके लिए फाइनेंस अरेंज करते थे, इनके लिए और सहूलतें प्रोवाइड करते थे। उसमें सबसे बड़े नाम और आ रहे हैं। उसी एरिया का, मीरा भाईंदर रोड का एक और शख्स जिसका नाम है राजेश पंजवानी, और ये आदमी RR के नाम से मशहूर है, क्योंकि उसके पास रेंज रोवर गाड़ियों का फ्लीट है। अपने नाम पे है, जो किसके नाम पे है किसी को पता नहीं। एक ज़माने में रोल्स रॉयस वाले को RR कहा जाता था, लेकिन आज रेंज रोवर वाले का नाम RR पड़ गया। ये शख्स बहुत बड़ा बुक्की है, सट्टा बाज़ार बुक्की, क्रिकेट पे बुक्की, इलेक्शन पे बुक्की करना, बहुत बड़ा बुक्की। मालाड एरिया में एक ज़माने में बहुत होल्ड हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे जो गुजराती माफिया था, सट्टा बाज़ारों का, बुक्कियों का, बहुत बड़े नाम थे उसमें, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, उन लोगों ने इसको भगा दिया वहाँ से। भागने के बाद ये आदमी शरण लेता है मीरा भाईंदर में जाके, छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ भाईजान के साथ, जिसकी स्टोरी हमने कुछ दिन पहले की थी। आरिफ भाईजान के साथ काम कर रहे थे रियाज भाटी, उसके साथ काम कर रहा था नरेंद्र मेहता, पुराना बीजेपी का MLA। ये पूरा एक, इनके साथ फिरोज़ चमड़ा, कल भी मैंने नाम लिया था, मैंने शायद बोल दिया था कि वो चमड़े का काम करता होगा, इसलिए उसका नाम फिरोज़ चमड़ा पड़ गया। लेकिन बाद में मेरे सूत्रों ने बताया मुंबई से कि वो चमड़े का काम नहीं करता था, ये देह व्यापार का काम करता था, औरतों की जिस्म फरोशी का काम करता था, इसलिए इसका नाम चमड़ा पड़ा हुआ है। और वो शख्स भी इनके साथ मिला हुआ, उसका एक भाई है परवेज़, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन भाई हमेशा साथ में। इन सब की तस्वीरें मैं आपको आज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपसी इनका रिश्ते कैसे हैं। एक तस्वीर में रियाज भाटी और फिरोज़ चमड़ा हैं, एक तस्वीर में फिरोज़ चमड़ा और नरेंद्र मेहता हैं, एक तस्वीर में सबके सब है, RR है, फिरोज़ है, परवेज़ है, नरेंद्र मेहता है, रियाज भाटी है। तो कहाँ तक इन लोगों के तार जुड़े हुए थे, और कोई हैरानी नहीं हुई जब NIA, ED
और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने, ख़ास तौर पे एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इन सब लोगों को आधी रात की रेड में दबोच लिया। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये बुक की प्रॉब्लम जो चल रही है, बहुत पैसा है इस पे, और सबका सब 2 नंबर का पैसा। हर क्रिकेट का मैच, छोटा हो बड़ा हो, मिनिमम 2000 करोड़ रुपया तो सिर्फ मैच फिक्सिंग पे लगता है, और हज़ारों करोड़ रुपये क्रिकेट बैटिंग पे लगती हैं। और अभी आजकल क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, तकरीबन पिछले 2.5 महीने से कोई ना कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट, नेशनल इंटरनेशनल सब चल रहे हैं। पहले दुबई में, शारजा में सीरीज चली, फिर हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया आया, साउथ अफ्रीका आया, पाकिस्तान से मैच दुबई में हुए। एक एक मैच पे 20-20, 30-30 हज़ार करोड़ रुपए का सट्टा लगता रहा, और वो सट्टा चलाने में डी कंपनी के ये गुर्गे एक साथ मिलके काम कर रहे थे। अब इतनी बड़ी कमाई में हिस्सा कितना होता है, कहाँ कहाँ बांटा जाता है, कैसे कैसे सबको खुश किया जाता है। और उसी तरह इसहाक बागवान का नाम आना, मैंने आपको कहा पहले केस आया था जिसमें ये कहा जाता था कि जब वो नौकरी में थे, उन्होंने अपने एक भाई के साथ कज़न के नाम पे कुछ एकड़ ज़मीन खरीदी। बहुत महंगी ज़मीन है बारामती में, दूसरे एरिया में, रूरल पूना के एरिया में। और जैसे ही रिटायर होते हैं तो वो ज़मीन गिफ्ट करवा के अपने नाम पे करवा लेते हैं। अब जब गिफ्ट की जाती है ज़मीन तो उस पर जो टैक्सेस वगैरह भरने होते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह, वो बहुत कम नॉमिनल भरी जाती है। तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठी थी कि ये जो कमाई उन्होंने करके वो ज़मीन खरीदी थी, जब तक सर्विस में थे तो किसी और के नाम पे रखी, जब रिटायर हो गए तो अपने नाम पे करवा ली। वो चला। और इसहाक बागवान अपने ज़माने के बहुत माने हुए ऑफिसर रहे। मैं उनको उनके सब इंस्पेक्टर डे से जानता हूँ, जब सब इंस्पेक्टर थे। कोलाबा पुलिस स्टेशन में काफ़ी साल निकाला, क्राइम ब्रांच में निकाला, और सबसे पहले सुर्खियों में आए थे। जो मुंबई का सबसे पहला एनकाउंटर हुआ था मनिया सुरभि का, उस एनकाउंटर में गोली चलाने वाले इसहाक बागवान थे। इनका जो तभी क्राइम ब्रांच का इंचार्ज था वो रणबीर लेखा था। उसके बारे में बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ। उसके बाद तब से लेके सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो बॉम्बे गोली चली थी जज के कमरे में, उस गोली मारने वाले को गोली भी इसहाक बागवान ने मारी थी। बहुत रिस्क लिए हैं, काम बहुत किया है। एक ज़माने में डी कंपनी के खिलाफ बहुत एक्शन लिए, लेकिन बाद में कहा यह जाता है कि वो डी कंपनी के क्लोज हो गए। अकेले बागवान नहीं, बहुत सारे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे वो या तो डी कंपनी के साथ मिली भगत थी या छोटा राजन के साथ थी, कुछ लोगों की अमर नायक के साथ, कुछ लोगों की गवली के साथ, कुछ लोगों की भाई ठाकुर के साथ, और उसके पहले कुछ लोगों की करीम लाला गैंग के साथ और वर्दा राजन मुडियार गैंग के साथ। तो इस तरीके से एक जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स हुआ वो मनिया सुरभि के एनकाउंटर के साथ ही शुरू हो गया था। तो ये उस ज़माने के ऑफिसर, नाम भी कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के साथ साठ गांठ के दाग भी इनकी वर्दी पर लगते रहे। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे केस अकेले आदमी के हाथ में नहीं होते, कुछ सीनियर्स की सरपरस्ती होती है, कुछ बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस का इनकी पीठ पे, सर पे हाथ होता है। कुछ बच जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। शायद यही कारण है कि 2-4 जो बड़े नामचीन जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट
जेल की सलाखों के पीछे। ऐसा क्या हुआ? अंडरवर्ल्ड से मिली भगत अपने सेपरेट। और इसमें एक और बात भी एक सामने आई है कि रियाज भाटी ने प्रदीप शर्मा, जो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर जो मुंबई की हिस्ट्री में किए हैं 200 के करीब, उनके साथ भी इसके गहरे रिश्तों का खुलासा इन्वेस्टिगेशन में आया है। तो अब लगता है कि पटारी खुलेगी। आने वाले दिनों में और बहुत सारे इसी किस्म के राज रियाज भाटी खोलता नज़र आएगा। अकेला नहीं, भाईजान बहुत कुछ अब छोटा शकील के बारे में बताएगा। अब आरआर जो है उसको पुलिस ढूंढ रही है, जो बुक्की है पंजवानी, ये सिंधी है। तो बहुत सारे सिंधी, आप सुन के जो हैरान होगे कि बुक्कियों का जो धंधा है उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात मूल के लोग हैं और दूसरे नंबर पे सिंधी लोग हैं। दुबई में जो क्रिकेट के सबसे बड़े बुक्की बैठे हैं वो भी सिंधी हैं और पंजवानी उनमें से एक है जिसका तालमेल दुबई के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो स्टोरी है सट्टा बाज़ार के जो चलाते हैं, जो क्रिकेट के बुक्की ख़ास तौर पे हैं, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्योंकि उनके जो पैसा लगता है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लगता, वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, शारजाह, इस जो खाड़ी के देश हैं उनके बहुत सारे देशों का पैसा भी लगता है। वहाँ से पेमेंट आती है हवाला के थ्रू। अगर यहाँ से कहीं को बाहर पेमेंट करनी है वो भी हवाला से जाएगी। इसलिए जो एनआईए का लेटेस्ट ऑपरेशन हुआ है इसमें सिर्फ क्रिमिनल नहीं हैं, हवाला ऑपरेटर्स पे बहुत बड़ा हाथ डाला गया है। सटोरियों पर, सट्टा बाज़ार वालों पर, बुक्कीज़ के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कवायद ये लगती है कि अंडरवर्ल्ड की जो फाइनेंशियल आर्म है, जो उनका पैसे की बाजू है, जो पैसे का हाथ है, उसको काटने की कोशिश हो रही है। अंडरवर्ल्ड सिर्फ हथियारों के सर पे जिंदा नहीं रहता। अंडरवर्ल्ड को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है। सरकार दरबार में ऑफिसर्स के साथ होल्ड रखना पड़ता है। उस पूरे तंत्र मंत्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है एनआईए की तरफ से, ख़ास तौर पे तब से जब से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एनआईए को ये पावर दी कि आप उन सब गैंगस्टर्स के ऊपर एक्शन लीजिए जिनके कहीं ना कहीं लिंक टेररिज्म के साथ जुड़ते हैं। अब बहुत सारे केसेस को टेररिज्म के साथ जोड़ा भी जा रहा है, क्योंकि जो 2 नंबर का पैसा अंडरवर्ल्ड वाले हिंदुस्तान में ला के लगा रहे हैं ब्लैक में, वो सारे का सारा पैसा कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जाता है, इकॉनमी को ख़राब किया जाता है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल टेररिज्म। तो ये सब एक जो हरकत शुरू हुई है उसमें अब बीजेपी कोई समझौता करने के मूड में नहीं लगती। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई बीजेपी का एक्स एमएलए है या बीजेपी का लीडर है उसको छोड़ दिया जाएगा। पहले कुछ बड़े लीडरों ने नरेंद्र मेहता की हेल्प की, लेकिन अभी नहीं लगता थोड़े दिनों में उसके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। आरआर मुंबई छोड़ के, मीरा रोड छोड़ के गुजरात भाग चुका है, लेकिन ढूंढा जा रहा है। तो इस तरह आने वाले दिनों में कुछ और बहुत चौंकाने वाले किस्से कहानियाँ सामने आएंगी। तब तक का आप इंतज़ार कीजिए। आने वाले दिनों में और इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।